पहले के टाइम में गर्ल्स को अलाउ नहीं किया जाता था कि वो अखाड़े में जाएं, यहाँ तक कि वो अखाड़े के आसपास भी नहीं घूम सकती थी। पर अगर हम आज के टाइम को देखते हैं तो देश कुछ और ही है। पर भाई अमन, ये चेंज आया कैसे? ये तो पक्का है कि ये चेंज एक सिंगल ओलंपिक साइकिल से नहीं हुआ होगा। 2008 से ही इंडिया का टॉप स्पोर्ट्स रेसलिंग रहा है। तो भाई अमन, इसका प्रूफ क्या है? तो ये रहा प्रूफ, 6 मेडल, ये किसी भी स्पोर्ट से सबसे ज्यादा है। तो भाई अमन, ऐसा क्यों है? रेसलिंग पॉपुलर रही है एशियन टाइम से ही, मतलब जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। और जैसे कि हम इंडियंस की आदत है कि जो लोग कर रहे होंगे वही हम करेंगे। मेन रीजन है इसकी क्लॉथिंग और जो फिजिकल फिट ये गेम आपको बना देता है, और दोनों ही चीज मैटर करती हैं। अगर तुम बोलते हो तो एक प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अगर याद हो, महाभारत में एक कैरेक्टर था भीमा, उसे एक प्रीमियम कैरेक्टर रेसलर माना जाता था। तो तुम इससे ही लगा सकते हो कि रेसलिंग कितनी फेमस थी। पर रेसलिंग को पॉपुलर करने में ग्रेट खली का एक बहुत बड़ा हाथ था। पर सवाल आता है कैसे? इंडिया के लिए गर्व की बात थी जब ग्रेट खली ने अंडरटेकर, बैटिस्टा, द केन और बहुत सारे प्रोफेशनल रेसलर को हराया था, वो भी एक बिगेस्ट रेसलिंग प्लेटफॉर्म में। ऐसा नहीं है कि बस ग्रेट खली ही थे, और भी बहुत सारे रेसलर थे जैसे टाइगर जीत सिंह और जिंदा महल, जिनने इंडिया का झंडा कंट्री के बाहर जाके फ्लैग किया। और उनका पैशन और डिटर्मिनेशन था स्पोर्ट्स के तरफ, उसने एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर दिया यंग टैलेंट्स के लिए। ये सुशील कुमार इफेक्ट क्या है? भाई अमन, तू हमें पागल बना रहा है। कभी ग्रेट खली बोलता है तो कभी सुशील कुमार। मैं वीडियो छोड़ के जा रहा हूँ। बिल्कुल चुप, ऐसी बात नहीं है, मैं पागल नहीं बना रहा। दोनों अलग अलग हैं, एक WWE खेलता था और एक ओलंपिक में। सुशील कुमार और योगेश्वर दत्त के मेडल ने चेंज कर दिया था पूरी दुनिया की रेसलिंग को। पर किसी ने नहीं सोचा था कि वो हरा पाएंगे उज्बेकिस्तान और रशियंस को। पर यहाँ पे रिजल्ट ऑपोजिट आए, वो लोग जीत गए। और सबसे खास बात ये थी कि वो मेडल 56 साल बाद आया था। 1952 में केडी जाधव ने ब्रोंज जीता था रेसलिंग में। और 2008 की उस सक्सेस के बाद स्पोर्ट्स की रिकवरी होने लग गई और अखाड़ाज में और यंग लोग जुड़ने लग गए। जो सुशील कुमार के कोच थे रणबीर ढाका, जिनके पास पहले 100 स्टूडेंट्स थे, वो हो गए थे 250 स्टूडेंट्स जैसे ही सबको पता चला कि इंडिया ने मेडल जीता है। तो भाई अमन, ऐसा तो नहीं कि बस 2008 में ही सब रेसलिंग कर रहे थे, उसके बाद कुछ हुआ ही नहीं? अखाड़ा कल्चर हमेशा से ही कॉमन रहा है हरियाणा में, और जिनको परस्यू करना है स्पोर्ट्स सीरियसली या कैरियर वाइज, तो वो बड़े रेसलिंग स्कूल में जाते थे। बहुत सारे अखाड़ा खुल गए और जिसको अखाड़े में जाना है सीखने के लिए वो जा सकता है। अगर याद हो तो मैंने अभी बताया था कि योगेश्वर दत्त ने मेडल जीता था 2008 में। हाँ याद है अमन भाई, हम इतने भोंदू नहीं है। तो उनने भी एक अखाड़ा स्कूल खोला था अपने विलेज गोंगा सोनीपत में। और दूसरी तरफ अमित दहिया ने भी एक अखाड़ा स्कूल खोला था केवरा विलेज में। और अखाड़ा एक इनकम सोर्स भी बन गया था कोच के लिए। एवरेज मंथली फीस थी अखाड़ा की 4000 से लेकर 5000 तक। पर वो अमाउंट कवर नहीं करता था एंटायर कॉस्ट फूड की जो रेसलर को चाहिए खाने में, जैसे दूध, बादाम, घी। तो उसके लिए पेरेंट्स को 70 to 80 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता था उस फूड को देने के लिए अखाड़ा में। पर भाई अमन, ऐसा क्यों? वो पास वाले अखाड़ा में तो ट्रेनिंग कर सकते थे। रीजन नंबर 1, पेरेंट्स को ट्रस्ट था योगेश्वर के ऊपर। उनको लगता था कि अगर मेरा बेटा एक ऐसे बंदे से सीखे जिसने खुद मेडल जीता है तो मेरे बेटे को मेडल जिता सकता है। रीजन नंबर 2, जो रिस्पेक्ट मिलती है इंडिया के लिए कुछ करने के बाद, वो एक्सट्रीमली ऑसम होती है। रीजन नंबर 3, अगर 2008 में इंडिया मेडल नहीं जीता तो वो पेरेंट्स इतना सपोर्टिव नहीं होते। और योगेश्वर दत्त ने ये बात कही थी कि जो फैसिलिटी मुझे नहीं मिली वो मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट जनरेशन को मिले और वो स्ट्रगल ना करें। तो भाई अमन, ये तो बता कि अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा ही है जो पहले था? इंडिया के पास ओलंपिक मैट नहीं थे 1992 तक, और रेसलर को जूट की बोरी में ट्रेनिंग करना पड़ता था, जिसके वजह से उनके बहुत सारे इंजरीज हो जाते थे। एक बुक थी एंटर द जंगल, उसमें लिखा हुआ था कि 10 से भी कम मैट्स थी गवर्नमेंट रेसलिंग स्कूल्स में 1992 तक, और वो सारे जूट से ही बने हुए थे और बहुत ही कम मटेरियल यूज किया गया था ओलंपिक मैट्स का। एक साल बाद पहला ओलंपिक मैट आया था इंडिया में 1999 में, और पॉलिटिशियंस ने एक रास्ता बनाया था यहाँ पे भी
वो ओलंपिक मैट्स को स्पॉन्सर करते थे और उससे वो पब्लिसिटी गेन करते थे। 2016 में मनोहर लाल खट्टर गवर्नमेंट ने डोनेट किए थे 100 रेसलिंग मैट्स, बट दिक्कत ये थी कि उन मैट्स को हाई मेंटेनेंस चाहिए होता था। और रणबीर ढाका जो कोच थे उन्होंने कहा था कि हम पैसे देते रहते ओलंपिक चैंपियंस को, वो अच्छी बात है पर वो हेल्प बिल्कुल भी नहीं करता। गवर्नमेंट को एक गुड प्लेयर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सब जूनियर लेवल पे और उनको मॉनिटरी हेल्प करनी चाहिए ताकि वो एक अच्छी डाइट ले सकें, क्योंकि ऐसे बहुत से एथलीट्स हैं जो पुअर हाउसहोल्ड से आते हैं और अच्छे से डाइट नहीं कर पाते। पंकज नैन जो हेड है हरियाणा स्पोर्ट्स और यूथ डिपार्टमेंट के, उनने कहा कि गवर्नमेंट सपोर्ट करती है प्राइवेट अखाड़ास को। हरियाणा गवर्नमेंट इंडोर स्टेडियम खोल रही है नहरी विलेज सोनीपत में और कुदरा विलेज जहजार डिस्ट्रिक्ट में, जो विलेज है रवि धैया और बजरंग पुनिया के। और अभी तक 1000 स्पोर्ट्स नर्सरीज को सैंक्शन दे दिया है हरियाणा गवर्नमेंट ने। कमेंट करके बता देना कि वीडियो कैसी लगी, और अगर जानना है अफगानिस्तान के फ्यूचर के बारे में तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कर दो, और अगर जानना है कि इंडिया ने कितना इन्वेस्ट किया है अफगानिस्तान में तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक कर दो।